हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 25 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी 2025 में सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर आप लोग अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे को ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट नोट चाहिए जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा 2025 के पेपर में। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए 199 रुपये आप लोग जो है ना प्यारे बच्चे यूपीआई के माध्यम से आपको संपर्क करना होगा और आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और ये आपका विषय जो है ना आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का विषय है। सेट कोड ई रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का जो है ना विषय कोड जो रहने वाला है तो आपका 111 विषय कोड रहने वाला है और आपका कुल समय यानी समय जो दिया जाएगा आपका तो 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, आप लोग फटाफट से पहले आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ऑटो वन बिस्मार्क ये पर्शिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने पर्शिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 सालों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। पर्शिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। इसका आंसर देख लीजिए। साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जो 19वीं शताब्दी में रूसी क्रांति के बाद उभरी। यह इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को खत्म करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें संसाधनों और अवसरों तक सभी की सब समान पहुंच हो। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, होची मिन के बारे में संक्षिप्त लिखें। होचिमिन होचिमिन वियतनामी कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और नेता तथा 1945 से 1969 में अपनी मृत्यु तक वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 19 मई 1890 को मध्य वियतनाम के नए नगे एन प्रांत में गुएन सिन कुंग के रूप में हुआ था। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्यारा बच्चे, अब सारे बच्चे 20 फरवरी 2025 में सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सारे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है प्यारे बच्चे आपका 25 में से 20 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। इसका आंसर देख लीजिए। स्थापना और प्रारंभिक दिन 1885 से 1905। सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के अधिकारी एलेन ऑक्टो ऑक्टेवियन ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। इसका आंसर देख लीजिए। जहाजों के द्वारा माल को तटों पर पहुंचाया जाता था। रेल के विकास ने औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र कर दिया। रेलों द्वारा कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक वस्तुओं को कम समय में और कम खर्च पर ले जाना संभव हुआ। अतः यातायात की इन सुविधाओं ने औद्योगिकरण की गति को तीव्र कर दिया। यह आपका हो गया आंसर 5वां नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ था। यह आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया।
प्यारे बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से। रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? रूसी क्रांति के कई प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ ये रहे। पहला देख लीजिए पॉइंट। रूसी साम्यवादी सरकार स्थापित करने करने वाला पहला देश था। इस क्रांति के बाद साम्यवाद दुनिया भर में फैला। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए। रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर में समाजवाद सबसे स्वीकृत विचारधाराओं में से एक बन गया। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर के कई देशों की सरकारों ने अपनी जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू किया। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद चलिए आपका चौथा पॉइंट क्या है। रूस की क्रांति के बाद दुनिया भर में पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष सा चल पड़ा। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लीजिए आपका फटाफट से। रूस की क्रांति के बाद रूस ने वैज्ञानिक तकनीकी विकास के लिए आत्मनिर्भरता के पथ पर कदम रखा। ये आपका हो गया 5वां पॉइंट। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अहम रहा। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के विद्वान सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920, 21 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत की, जिनसे भारत और दक्षिण अफ्रीका में बदलाव आया। उसके बाद देख लीजिए। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लीजिए। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। ये आपका हो गया पॉइंट। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? तो इसका आंसर देख लीजिए। लोकतंत्र न केवल एक उत्तरदायी तथा जिम्मेदार सरकार का गठन करता है, बल्कि यह एक वैध सरकार भी उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार वैध होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी बलिगों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करता है। ये आपका 9 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि यह नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर बुरा असर डालता है। आतंकवाद के कारण समाज के भय और अस्थिरता पैदा होती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। आतंकवाद से जुड़ी कुछ और चुनौतियां ये रही। देखिए पहला पॉइंट है, आतंकवाद के कारण लोगों लोगों में डर पैदा हो जाता है और वे अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है और हजारों मासूमों की जान चली जाती है। आतंकवाद के सामने कई बार सरकार कमजोर दिखती है, जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा कम होता है। आतंकवाद एक गैर कानूनी काम है, जिसका मकसद आम लोगों में हिंसा का डर पैदा करना होता है। ये आपका हो गया पॉइंट। चलिए, आतंकवाद का मुख्य मकसद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होता है। ये आपका आगे पॉइंट। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताया हूं, तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे बच्चे 20 फरवरी 2025 में सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, यानी फाइनल पेपर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, क्या आपका तो तल चीन और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तत्व तल चीन की मदद से किसी खास जगह की मापी गई व ऊंचाइयों को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तल चीन भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसी अस्थायी चीजों पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दिखाने वाले चिन्ह होते हैं। ये 11 का आंसर हो गया। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार में वन विनाश के दो मुख्य कारकों को लिखें। बिहार में वन विनाश के दो मुख्य कारण ये है। वनों की अंधाधुंध कटाई
कृषिगत भूमि का फैलाव, वन विनाश के कुछ और कारण ये है। बिहार विभाजन के बाद ज़्यादातर वनाच्छादित इलाके झारखंड में चले गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका, तो गंगा का उत्तरी मैदान बहुत उपजाऊ है, इसलिए लोग उन लगाने की जगह खेती करना ज़्यादा सही मानते हैं। लोगों में वनों के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी है। वनों के आग लगना, लकड़ी की कटाई, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वनों का नुकसान। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तेजी से खनन कार्य के कारण वनों का क्षरण, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है पर बच्चे, 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, भारत के 4 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम बताएं। भारत के 4 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम ये रहे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, उसके बाद कैंपोगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 14 नंबर, तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर को स्पष्ट करें। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में मुख्य अंतर ये है। कच्चा माल, कृषि आधारित उद्योगों में कच्चा माल पौधों और जानवरों से मिलता है, जबकि खनिज आधारित उद्योगों में कच्चा माल खनिज अयस्कों से मिलता है। उत्पाद, कृषि आधारित उद्योगों से दालें, दूध, कपड़े जैसे उत्पाद बनते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योगों से काठ, स्टील जैसे उत्पाद बनते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, रोजगार, कृषि आधारित उद्योग ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रोजगार देते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रोजगार देते हैं। पूंजी निवेश, कृषि आधारित उद्योगों में कम पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है, जबकि खनिज आधारित उद्योगों में ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है और क्यों। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। जूट की फसल 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है। अकेले पश्चिम बंगाल में कई कच्चे जूट उत्पादन में 50% से अधिक की भागीदारी है। ये आपका हो गया 15 नंबर का आंसर। चलिए अब जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो मृदा निर्माण के कारणों का उल्लेख करें। तो मृदा निर्माण के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। जलवायु, मृदा निर्माण का सबसे अहम कारक जलवायु है। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता और वाष्पीकरण की बारंबारता और अवधि शामिल है। सेल, उसके बाद देखिए मृदा निर्माण के लिए सेल का एक निष्क्रिय कारक है। मृदा की संरचना और गठन सेल के खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। स्थलाकृति भी मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। तीखे ढालों वाले इलाके में मिट्टी पतली होती है, जबकि सपाट इलाकों में मिट्टी गहरी और मोटी होती है। जैविक क्रियाओं से मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है और इसमें नाइट्रोजन भी जुड़ता है। मृत पौधों से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग लगभग 100 नगरों में वितरित है। फिर भी इसके प्रमुख केंद्र पंचभूज प्रदेश के अंतर्गत है। इसका पंचभूज के 5 बिंदु अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर, नागपुर और इंदौर, उज्जैन है। इनमें से 4 गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे तटवर्ती राज्यों में स्थित है। ये आपका 17 का आंसर हो गया। 18 नंबर देख लीजिए, शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसा कि उत्पत्ति के आधार पर। ये संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं, जैसा कि मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि। ये संसाधन निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसा कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। इसको देखिए, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्यता संसाधन उन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि। नवीकरणीय
अनवीकरणीय योग्यता संसाधन इन्हें किसी भी तरीके से नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जैसा कि जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में मुख्य अंतर यह है कि प्राकृतिक आपदा एक घटना है, जबकि प्राकृतिक संकट एक समस्या है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति से उत्पन्न होने वाली ऐसी घटना है जिससे मानव जीवन या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। वही प्राकृतिक संकट समुद्र स्थिति या फिर मौसमी परिवर्तन जैसी समस्याएं होती है। चलिए अब आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या, मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए मकान निर्माण में इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। दीवारों की मोटाई कम से कम एक ईंट के बराबर होनी चाहिए। चपटे पत्थरों से बनी दीवारें भूकंप से ज़्यादा सुरक्षित होती है। दीवारों को बनाने के लिए सीमेंट और बालू का अनुपात 1:6 और चूना और बालू का अनुपात 1:3 होना चाहिए। दीवारों को बनाने के लिए सीमेंट और बालू का अनुपात 1:6 और चूना और बालू का अनुपात 1:3 होना चाहिए। दीवारों को आपस में सुनिया से अच्छी तरह बांधना चाहिए। दीवारों की लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी दीवार बनाने पर हर 4 मीटर तक पर पुस्ता देनी चाहिए। 2 मंजिल से ज़्यादा ऊंची इमारतों में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गुप्त मतदान क्या है। गुप्त मतदान का अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है जो ये सुनिश्चित करती है कि सभी मत गुप्त रूप से डाले जाएं, ताकि मतदान किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित न हो और मतदान के समय किसी को भी यह ज्ञात न हो कि विशिष्ट मतदान ने किसी वोट दिया, ताकि मतदान स्वेच्छा बिना किसी दबाव के मतदान कर सके। दूसरे शब्दों में कहे तो मतदान गोपनीयता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सके। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे। 22 नंबर देखिए, समवर्ती सूची क्या है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसे साझा सूची भी कहा जाता है। यह समवर्ती सूची में आने वाले कुछ विषय ये रहे, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक, अभिग्रहण, उसके बाद उत्तराधिकार, उसके बाद देखिए आपका आपराधिक कानून, कार्रवाई योग्य गलतियां, उसके बाद देखिए दिवालियापन और दिवाला न्याय और तस्टरी, ये आपका हो गया पॉइंट। अब चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक सत्ता साझेदारी में राजनीतिक कार्यपालकों के वितरण और निर्णय लेने की शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल है। महागठबंधन गठन के नियमों के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण दलों को एक साथ शासकीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की गारंटी देकर सत्ता साझा की जा सकती है। 24 क्वेश्चन की आपका, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुलकर समान स्तर पर आर्थिक हितों की बुद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुलकर कार्य करते हैं। ये 24 का आंसर हो गया मेरे बच्चे। 25 नंबर देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। ये आपका 25 का राइट आंसर हो गया। चलिए आप जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 26 नंबर, सूखा प्रबंध का वर्णन करें। तो सूखा प्रबंधन का मतलब है सूखे की वजह से बनने वाले कारकों का पूर्वानुमान लगाना और उन्हें नियंत्रित करना। सूखे से कृषि और जल आपूर्ति पर असर पड़ता है, इसलिए सूखा प्रबंधन से इन पर पड़ने वाले असर को कम किया जाता है। सूखा प्रबंधन के लिए कुछ उपाय ये रहे। ये आपका होगा 26 का आंसर। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा की स्थिति में किए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद प्रभावित लोगों को मुक्ति दिलाना होता है। ये किसी भी, चलिए आपको इतना ही बस आंसर कर देना है। चलिए अब जो आपका प्यारे बच्चे, मैं आपको आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 27 तक का जो सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन बताया हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप सारे बच्चे 20 फरवरी 2025 में सोशल साइंस पेपर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं।
तो आप सारे बच्चों का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को इस क्लास को जो है एकदम पूर्व शांति के रूप से, यानी पूरा शांति के रूप से देखना है। और ये आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।